अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की, मेरी क्या तारीफ़ होनी थी, लेकिन मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये है कि मेजर मैसम रज़ा मेरा नाम है, सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। आर्मी ज्वाइन की 1989 में और सर्व किया 2011 तक। मिलिट्री पायलट था, हेलीकॉप्टर भी उड़ाए, जहाज़ भी उड़ाए, बड़ी जंगें भी देखी, वज़ीरिस्तान वाली, ज़लज़ले जैसे ऑपरेशन भी किए। एक बड़ी हैपनिंग लाइफ गुजारी। थ्रेट्स भी थी, थ्रिल भी थे, सेवियर भी थे, खुद खतरों में डलते भी थे, लोगों को खतरों से निकालते भी थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑफ इवेंट लाइफ गुजारी। और उस लाइफ में एक ऐसा वाकया जिसने मेरी बिल्कुल जिंदगी, मेरी सोच और मेरी आने वाली नस्लों की जो फ्यूचर प्लानिंग थी वो चेंज कर दी। वो वाकया यूं था कि 1987 में मैं आर्मी की तरफ से एक फ्लाइंग कोर्स पे मुझे जॉर्डन मेरी सिलेक्शन हुई, जो 90 दिन का कोर्स था, 3 महीने का। ये फ्लाइंग के छोटे छोटे कोर्सेज आपकी मिलिट्री लाइफ में आते रहते हैं। खैर मैं 1997 में मैं जॉर्डन पहुंचा, तो वहाँ मिलिट्री बेस है, किंग हुसैन मिलिट्री बेस। वो एक उनका छोटा सिटी है, अल मफाक में वो बेस है, किंग हुसैन मिलिट्री बेस। जब वो उनके कर्नल साहब थे, कर्नल हुसैन नाम था उसका, वो जो उनके उसको जीवन क्वाड कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन करता था तमाम एलाइड ऑफिसर जो बाहर से आए होते थे उनकी रेजिडेंस। और जब उसने लिस्ट दी हमें कि कौन किधर ठहरेगा, तो उसमें वो एक फ्लैट था जिसमें 2 पायलट्स ने रुकना था। जो तमाम फॉरेन पायलट्स जितने भी थे वो 2-2 पेयर किया हुआ था। तो जो मेरे साथ पेयर था वो इजरायली पायलट था। मैं झंडा देख के इजराइल का, तो एकदम दुनिया में चंद ही वो कंट्रीज हैं जिनके झंडे देख के हम ऊपर से नीचे होते हैं, तो उनमें से लकीली एक इजराइल है। तो मैं एकदम आई वाज शॉक्ड, और मैं कर्नल हुसैन को मैंने कहा जाके कि सर आपको पता भी है कि डिप्लोमेटिकली वी आर नॉट अलाइंड विद इजराइल, सो इफ यू कुड चेंज माय फ्लैटमेट। तो उसने एकदम कलम पकड़ा, उसने कहा हाँ व्हाई नॉट, यस। तो अच्छा, जब वो काटने लगा तो ऐसे मेरी तरफ ऊपर देख के मुझे कहता है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट पायलट ऑफ इजराइल रिक्वेस्टेड मी टू बी योर फ्लैटमेट। अब जब मैंने ये सुना कि दुश्मन ने ये चैलेंज दिया कि मैं पाकिस्तानी ऑफिसर के साथ मुझे कर दें, तो मैंने कहा अब मैं नाम कटवाऊं तो फिर मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। तो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आई विल लिव विद इजराइली पायलट फॉर 90 डेज एंड देन लाइफ स्टार्ट्स। 2-4 दिन तकल्लुफ में गुजरे, वो भी थोड़ा रिजर्व लगा। वो समझ रहा था पता नहीं मैं कोई आईएसआई का एजेंट हूं। चंद दिनों में हमें ये समझ आ गई कि ना मैं आईएसआई का एजेंट हूं, ना वो मोसाद का एजेंट है। तो हम दोनों पायलट हैं और कोर्स करने आए हुए हैं। 8-10 दिन के बाद बेतकल्फी हो गई, सुबह क्लास में इकट्ठे जाना, शाम को खाना इकट्ठे खाना। जब बेतकल्फी इस लेवल की हुई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यू रिक्वेस्टेड मी टू बी योर फ्लैटमेट, ही सेड यस। मैंने कहा इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? तो जो उसका जवाब था शुएल का, वो मेरा लाइफ चेंजिंग, मेरी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत उस दिन मुझे मेरी पैदा हुई मेरे अंदर। उससे पहले मैं बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी था, लेकिन मैं 1997 इस वाकये के बाद मैं बाय चॉइस पाकिस्तानी। उसने जो जवाब दिया वो मैं बार बार इस कौम को वो जवाब बताना चाह रहा हूं। मैं इससे पहले वाली भी एक वीडियो में, मैं उससे पहले वाले एक प्रोग्राम में मैं बताता, ही सेड के हम पैदा हुए थे तो मां की गोद से हमें बताया गया था कि तुम्हारा दुश्मन अरब नहीं है, तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान है। कहता है उसके बाद मकतब में आए तो मकतब में हमें पढ़ाया गया कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान है। कहता है मकतब के बाद स्कूल में, मकतब उनके कहते हैं मदरसे टाइप को जो कंपलसरी है स्कूल से पहले। अच्छा, कहता है उसके बाद स्कूल में आए तो स्कूल में जो चैप्टर हमें एनिमी का पढ़ाया जाता था उसमें झंडा पाकिस्तान का लगा होता था। उसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी, पाकिस्तान का नहरी निजाम पढ़ाया जाता था, पाकिस्तान का फौज की स्ट्रेंथ हमें पढ़ाई जाती थी। कहता है उसके बाद यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में एनिमी के तौर पे हमें पाकिस्तान पढ़ाया जाता। कहता है फिर मैं आर्मी में आ गया। जब आर्मी में आया तो सारी दुश्मन की मिलिट्री स्ट्रेटेजीज जो हैं वो हमें पाकिस्तान की पढ़ाई जाती थी। कहता है जब पैदा होने से लेकर आज तक दुश्मन पाकिस्तान सुनते आए हैं, तो एक मौका मिला कि दुश्मन के साथ 90 दिन गुजारने का, तो वो आर्मी की टर्मिनोलॉजी होती है नो योर एनिमी। तो कहता है नो योर एनिमी का चांस होना तो व्हाई शुड आई मिस इट। मैं उसकी बात सुन के थोड़ा सा मैं हैरान हुआ। मैंने कहा शुएल ठीक है, हम आपको ड्यू टू मस्जिद अक्सा एंड ड्यू टू फलस्तीन हम डिप्लोमेटिकली आपको एक्सेप्ट नहीं करते, मगर इस लेवल का हमने कभी आपको दुश्मनी के भी काबिल नहीं समझा। हमारे लिए तो इंडिया ही काफी है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है मशरक के ऊपर, और उसके लिए हम काफी हैं, हमारे लिए वो काफी है। तो तुम लोग किस लेवल पे जा चुके हुए? तो हमने भी नेवर थॉट। तो जो इसके बाद जो उसने जवाब दिया वो इससे भी ज्यादा अहम था। उसने कहा तुम लोग अभी सोए हुए हो, अभी तुम्हारे लीडर्स तुम्हें बता नहीं रहे कि तुम लोग क्या हो और क्या काम तुम लोगों से लिया जाना है, जबकि हमारे लीडर्स ने हमें बता दिया। इसलिए हमें बहुत क्लियर है कि तुम लोग क्या हो, लेकिन तुम लोगों को खुद अभी नहीं पता तुम लोग क्या हो। और जब मैंने थोड़ा इसरार किया, उसको अनफोल्ड किया, तो उसने कहा कि कभी तुम लोगों ने गौर किया कि पूरी दुनिया का नक्शा ले लो, पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो रिलीजियस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बने हैं, और वो एक पाकिस्तान और एक इजराइल है। पाकिस्तान बना 1947 में, इजराइल बनता 1948। अब व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस कि 9 महीने के अरसे के अंदर अंदर 2 मुल्क जो काम जब से दुनिया बनी थी नहीं हुआ था, और वो एक ही 9 महीने के अंदर अंदर वो काम दुनिया में होता है। पाकिस्तान बनता है 27 रमजान को, वो मुबारक ताक रात जिसके लिए हमारा कुरान भी नाम जलना पूरी उतरी उसके ऊपर।
हमारी सारी दुनिया जानती है कि वो ताक़त क्या है हमारे लिए। जिस रात फरिश्ते उतरते हैं अपनी रहमत के लिए, खुदा फरमा रहा है, और साथ वो भी अल्लाह का, तुम क्या जानोगे ये रात क्या है। और इजराइल बनता है 1948 में। अब जब वो कहता है, शोएल कहता है मुझे कि ये ऐसे ही नहीं बना, ये बाय डिवाइन हुआ है, और जब एंड ऑफ द वर्ल्ड जो जंग होनी है वो हमारे दो मुल्कों के बीच में होनी है। आधी दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी होगी, आधी दुनिया हमारे पीछे खड़ी होगी, और ये उसके लिए तैयारी की जा रही है। अच्छा, मैं उसकी बातें सुन के मैंने कहा यार ये लंबी छोड़ गया, ये क्या बात कर रहा है, इसके पीछे तो आधी दुनिया खड़ी होगी, वो तो समझ आता है, अमेरिका इसके पीछे यूरोप है, इसको बनाने वाले यूरोपियन है, तो हमारे पीछे कौन खड़ा होगा। तो अब आके वो क्या कहता है, अब आके कहता है कभी तुम लोगों ने गौर किया, ऐसे उसने ना सामने वो एक पेंसिल पड़ी हुई थी जो हम पढ़ रहे थे, ये ड्यूरिंग स्टडी ये हमारी डिस्कशन हो रही थी, उसने पेंसिल पकड़ के ना कहता है तुम लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है अभी कि ये पेंसिल बना सको अपने मुल्क में, ये चाइना से इंपोर्ट करते हो, जबकि इस वक्त दुनिया का सबसे लेटेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तुम लोग बना के बैठे हो। दिस इज अ मिरेकल। तुम लोग अपना शार्पनर चाइना से मंगवाते हो, जबकि इस वक्त तुम फाइटर जेट बना रहे हो, उस वक्त हम प्रोडक्शन शुरू हुई थी, यानी कि वो टेक्नोलॉजी अभी JF-17 अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो प्रोडक्शन भी हो गई, और वर्ल्ड लेटेस्ट जो अभी हमारा जहाज है और वो अभी एक्सपोर्ट भी हो रही है। ये मुझे उसने 1997 बोला, कहता है ये ऐसे ही हो गया, दुनिया की 6ठी प्रोफेशनल आर्मी लेके बैठे हुए हो तुम लोग, और जो कंपटीशन इंटरनेशनल आर्मी का होता है उसमें तुम्हारी फौज नंबर 1 होती है। कहता है ये ऐसे ही हो गया, जबकि तुम लोग इस वक्त IMF के कर्जे के अंदर बुढ़े हुए। ये कौन कर रहा है, ये बाय डिवाइन हो रहा है, समबडी इज डूइंग इट। ये तुम लोगों को खुद नहीं अभी समझ आ रहा, ये जब आखिरी वक्त आना है, जब हम दोनों ने आमने सामने खड़ा होना, तुम लोगों को उस वक्त तुम्हारे लीडर्स ने तुम्हें गाफिल रखा हुआ है। वो बेतकल्लफी की वजह से फरत जज्बात में बोल गया, या कुछ ऐसा भी है कि हम पाकिस्तानी होस्ट बड़े अच्छे होते हैं, मैं उसको अक्सर बाहर खाने के लिए ले जाता था, बिल मैं पे करता था, तो वो हमारी जो अच्छी होस्ट होने की एक काबिलियत है ना, तो शायद उस वजह से वो सच उगल गया मेरे आगे। आप यकीन करें कि वो दिन था जिस दिन, उससे पहले मैं बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी था, लेकिन उसकी बातें सुन के मैं बाय चॉइस पाकिस्तानी हो गया। मेरे सारे रिश्तेदार फॉरेन कंट्रीज में थे, मेरे ससुराल सारा फॉरेन कंट्रीज में था, एंड दे वांटेड मी टू सेटल इन USA, एंड आई हैड ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू डू वेरी गुड अब्रॉड। मेरे पास सब कुछ था, मगर आई डिसाइडेड नॉट टू लीव दिस कंट्री एवर एवर एवर। और मैंने अपने बच्चों को भी कह दिया कि जिंदगी है, खुदा करे कि वो मौका आए, वो आखिरी जंग हमारी जिंदगी में इजराइल के आमने सामने हो, खुदा करे मुझे मौका मिले कि मैं पहली सफ में लड़ रहा हूं, खुदा करे कि वो खिलाफत और वो इमामत जो इमाम मेहदी लेके आएंगे, जो हमारी दज्जाल के साथ जंग हो, वो हमें और मेरी औलाद को मौका मिले कि हम अगली सफों में लड़ रहे हों। इसलिए हम कभी ये ना इस मुल्क को छोड़ सकते हैं, न कभी इस मुल्क के ऊपर आंच आने देंगे, हम अपना खून बहा देंगे, क्योंकि हमें अपने दुश्मन से वो बात पता है। वो कहता है तुम लोग इस वक्त जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, तुम्हारा इंडिया पानी, ये मुझे उसने बताया 1970 कि इंडिया प्लान कर रहा है तुम्हारा एग्रीकल्चर तबाह करने के लिए, और तुम्हारा सारा पानी बंद कर रहा है, और तुम्हारे अपने बिके हुए बीच में जो पानी बंद करवा रहे हैं। और बाद में वो जमात रिशा पकड़ा गया जो बिका हुआ था, खुदा लानत करे उसके ऊपर और उसके आल औलाद के ऊपर, जो ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने अपने मुल्क का सौदा किया और हमारे पानी को बर्बाद किया जाके, जो दरियाओं का उसने इंडिया के साथ सौदा किया। तो भाई ये हबील और कबील की जंग है, ये हक और सच की जंग है, ये डे 1 से जिस दिन इंसानियत बनी है ये जारी हुई, ये जंग